गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ढंग से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई निरंतर जारी रखे होंगे। आज हम लोग नया जब टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि क्लास 7 से संबंधित है। एनसीईआरटी का भूगोल जो क्लास 7 का है, ये हमारा पर्यावरण, ठीक है, इसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ये जैसे कि बुक है क्लास 7 का, ये लगभग 9 चैप्टर में बटा हुआ है और इसे पर्यावरण से संबंधित इसमें भी टॉपिक है डिस्कस करना है, ठीक है। तो आज हम लोग जो क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो पर्यावरण है, ठीक है। पर्यावरण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें देखेंगे कि पर्यावरण होता क्या चीज़ है, कितने प्रकार के पर्यावरण हैं और उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है। तो उसके बारे में और उसके अतिरिक्त इसके पारिस्थितिकी के तंत्र के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि पर्यावरण होता क्या है। तो पर्यावरण उसको माना गया है, एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से ये माना गया है कि किसी भी जीवित जीव के चारों तरफ वो सभी वस्तुएं, स्थान, मानव या जीव जंतु सभी को मिलाकर के सम्मिलित रूप से पर्यावरण की संज्ञा देते हैं, ठीक है। ऐसा अर्थात कोई भी जीव है, ठीक है, जीव भी मानव भी हो सकता है या फिर जीव जंतु भी हो सकते हैं, उसके चारों तरफ जो भी चीज़ें प्रवाहित करती हैं वो सभी को सम्मिलित रूप से पर्यावरण की संज्ञा दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, स्थान आ जाएगा, स्थान, वस्तुएं भी जो हैं वो भी आ जाएगी, जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, मानव और इसके साथ साथ जो वायुमंडल या जलमंडल, जो भी जलमंडल भी आ सकते हैं, ये सभी को सम्मिलित रूप से पर्यावरण की संज्ञा हम लोग देते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण करने का तात्पर्य है कि जो भी ये चीज़ से आपस में एक संबंधित रहते हैं, सभी को मिला करके सम्मिलित रूप से वातावरण के एक निर्माण करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो पर्यावरण होता है कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो पर्यावरण का प्रकार, यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो पर्यावरण जो होता है, पर्यावरण के प्रकार, ठीक है, ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक पर्यावरण होता है, ठीक है, और दूसरा होता है मानवीय पर्यावरण, ठीक है। तो ये प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण, जो प्राकृतिक पर्यावरण है विशेष रूप से प्राकृतिक चीज़ों द्वारा ही निर्मित है, जैसे पेड़ पौधे, स्थलखंड हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पेड़ पौधे भी, इसके साथ साथ पर्वत, पठार, मैदान, ये सब मिल करके, या जलीय भाग, जलाशयी भाग होते हैं, सब प्राकृतिक, जो भी प्राकृतिक चीज़ होते हैं उसको प्राकृतिक पर्यावरण की संज्ञा देते हैं, ठीक है। और मानवीय पर्यावरण में क्या होता है कि मानव द्वारा निर्मित अर्थात जो भी चीज़ कृत्रिम है वो भी उसको मानव पर्यावरण के अंतर्गत कहते हैं, ठीक है। मानव पर्यावरण में क्या आ जाएगा, जैसे कि मकान बनाता है मानव, मकान बनाता है, या फिर परिवहन का साधन है, ट्रक, सड़कें बनाता है, ये सब कुल मिला करके, या आपसी जो संबंध है सांस्कृतिक है वो भी, ठीक है, कल्चर भी डेवलप करता है आपसी मतलब संबंध के, तो सांस्कृतिक पर्यावरण हो जाता है, ठीक है। ये सब सम्मिलित रूप से इसको मानवीय पर्यावरण करते हैं और इसको प्राकृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण हम लोग एक एक करके इसको डिटेल में थोड़ा देखते हैं कि क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहला शुरुआत करेंगे प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में जैसे कि जानते हैं कि ये प्राकृतिक चीज़ों से मिलकर के ही बना हुआ है, ये सब इसके सम्मिलित प्रभाव होता है प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है। इसमें विशेष रूप से पहला जो होता है स्थलमंडल होता है, दूसरा है, हालांकि ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेकिन इससे थोड़ा सा और डिटेल में
इसके बाद से जलीय पर्यावरण या जल मंडल कह लीजिए इसको। तीसरा है वायुमंडल और चौथा है जैवमंडल। ठीक है, जैसे कि हम लोग इसको जानते हैं कि स्थल मंडल, तो ये स्थलीय भाग से लगभग संबंधित होता है। स्थल का जो पृथ्वी के ऊपरी भाग होता है, ऊपरी कई भागों में बटा हुआ है पृथ्वी। ठीक है, नीचे के कोर है, उसके बाद से मेंटल है, उसके बाद सबसे ऊपरी भाग है तो प्रॉपर्टी बोलते हैं या उसको क्रस्ट बोलते हैं। तो स्थल मंडल का जो ऊपरी भाग होता है, स्थल मंडल के जो पृथ्वी के ऊपरी भाग होता है, मतलब कि पर्पटी, ठीक है, इसको क्रस्ट बोलते हैं। पर्पटी, मृदा, इसमें अंतर आ जाएगा। इसके साथ साथ क्या आ जाएगा, इसमें चट्टान भी आ जाएंगे, खनिज पदार्थ भी आ जाएगा। ठीक है, ये सम्मिलित रूप से इसको स्थल मंडल की संज्ञा दिया जाता है। तो इसको मिला करके, सबको मिला करके स्थल मंडल का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत जो सम्मिलित रूप से इसको यदि देखा जाए तो पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, इत्यादि ये सब भाग इसका स्थल मंडल का ही स्वरूप होता है। ठीक है, स्थल मंडल में विशेष रूप से वो ठोस पदार्थ का भी, जितने भी स्थलखंड भाग हैं या ठोस भाग हैं, उसको भी शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत जो महासागर के नीचे वाला भाग है, ठोस वाला भाग है, ठीक है, महासागर को जो नीचे तली में भी कई ऊंचावच पाए जाते हैं, वो भी स्थल मंडल के ही अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो ये रहा स्थल मंडल के जो महासागर के नीचे वाला भाग है, उसमें भी थोड़ा देखने की आवश्यकता है। ये स्थल मंडल का भाग हम लोग जब महासागरीय भाग में पढ़ेंगे या जल मंडल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कई जो जो महासागर का नीचे तली है वो कई भागों में डिवीजन होता है। इसमें महासागरीय स्लोप होता है, ठीक है, उसके बाद से ढाल होता है, स्लोप होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल ये राइज होता है। तो ये नीचे वाला जो चीज़ होता है वो उसको नहीं सम्मिलित किया जाता है। ये कहाँ तक सम्मिलित किया जाता है, इसको कॉन्टिनेंटल स्लोप तक इसको सम्मिलित किया जाता है। स्थलखंड का भाग होता है, वो भाग होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप या महासागरी ढाल इसको बोलते हैं। यहाँ तक के भाग को इसको स्थलखंड के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो ये रहा स्थलखंड का भाग। अब हम लोग देखते हैं कि जलमंडल का भाग क्या होता है, जलमंडल या महासागरीय क्षेत्र में। ठीक है, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि नाम से भी स्पष्ट है, जलमंडल अर्थात नाम से भी स्पष्ट है कि जितने भी जहाँ पर भी जलीय भाग होगा वो जलमंडल के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा जो भाग है महासागर होता है, समुद्र आ जाएगी, इसमें समुद्री क्षेत्र हो जाएगा। इसके बाद से नदी हो जाएगा, नदी, झील, ये सभी को किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, जल मंडल के अंतर्गत शामिल किया। अपने आप में ये भी एक पर्यावरण भी का भी निर्माण करता है। महासागर के पर्यावरण भी होता है, ठीक है, सबका अलग अलग एक पर्यावरण होगा। तो ये रहा जलमंडल। और अगला है वायुमंडल। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी परत जो है, ऊपरी भाग में, पृथ्वी के ऊपरी भाग में एक गैसों का आवरण होता है ऊपरी भाग में। ठीक है, ऊपरी भाग में कई गैसों का आवरण होता है, इसमें गैसों होता है, जलवाष्प होता है, ये सबको सम्मिलित रूप से वायुमंडल की संज्ञा देते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल किया जाएगा, गैस वो जो कई प्रकार की होती हैं, जिसमें ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन होगा, ठीक है, क्रिप्टॉन होगा, ठीक है, अन्य प्रकार कई गैसें होती हैं। ठीक है, गैस होगा, इसके साथ साथ जलवाष्प इसमें होता है, इसको जलवाष्प कहते हैं। इसके अतिरिक्त धूल कण भी होते हैं। ये सम्मिलित रूप से ये वायुमंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ये वायुमंडल एक अलग से ही पर्यावरण होता है। ठीक है, ये वायुमंडल के यदि परिवर्तन होता है, यदि गैसों में भी कुछ बदलाव होता है या जलवाष्प में भी बदलाव होता है, ठीक है, तो तब क्या होता है कि मौसम में भी परिवर्तन आने लगता है। ये सम्मिलित के प्रभाव से मौसम में परिवर्तन होता है।
ठीक है। मौसम में परिवर्तन होता है, और जब मौसम परिवर्तन होता है तो पूरा जलवायु भी परिवर्तन होने लगते हैं इसके साथ साथ, ठीक है। हम लोग आगे जलवायु परिवर्तन के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको समझ लीजिए कि मौसमी परिवर्तन से जो वायुमंडलीय गैसें हैं या फिर जलवाष्प हैं, धूल कण हैं, इसमें परिवर्तन की वजह से, ठीक है, इसमें डिग्रेडेशन होता है या फिर बढ़ता है या घटता है, इसकी वजह से भी मौसम में परिवर्तन आने लगता है। और इसके साथ साथ मौसम जब परिवर्तन होता है तो पूरा जलवायु भी परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा वायुमंडल का भाग। अब हम लोग देखते हैं जैवमंडल। जैवमंडल होता क्या है? जैवमंडल जहाँ पे जीव निवास करते हैं, जैवमंडल नाम से ही स्पष्ट है कि जहाँ पे जीव निवास करते हैं। जीव में क्या आ जाएगा? जीव जंतु भी आ जाएगा, ठीक है। जीव जंतु, मानव, पेड़ पौधे, ठीक है, या वनस्पतियाँ कह लीजिए। वनस्पतियों में भी क्या आ जाएगा? इसमें घास भी आ जाएगा, पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे जो लाइकेन होता है, ये सब सम्मिलित रूप से भी इसको भी शामिल किया जाएगा सभी चीज़ों को। तो ये जैवमंडल, ये जहाँ जहाँ पे ये पाए जाते हैं, चाहे जलमंडल हो, वायुमंडल हो या स्थल पे पाए जाते हैं, सभी पे सम्मिलित रूप से क्या किया जाता है? जैवमंडल की संज्ञा दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, ठीक है। एक नया हम लोग तो नाम सुने होंगे, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, पारितंत्र। ये प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत किया गया, ठीक है। पारितंत्र, ये इसको इंग्लिश में इकोसिस्टम भी कहते हैं। इकोसिस्टम, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है? जो ये पर्यावरण में रहने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं, या जीव जंतु, मानव, वनस्पति, ये सब चीज़ है, वो आपसी में संबंधित होते हैं, अंतर संबंधित करते हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसको क्या कहा जाता है? तो इसी को जो आश्रित है उसको क्या कहा जाता है? पारितंत्र की संज्ञा दिया जाता है, ठीक है। कहने के एक शाब्दिक भाषा में देखा जाए तो इसको जीवी और एवं अजीवी, अजीवी का पारस्परिक संबंध, पारस्परिक संबंधों को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जीवी में क्या आ जाएगा? जैसे कि पेड़ पौधे हो गया, ठीक है, ये मानव हो गया, जीव जंतु, ठीक है। और अजीव, अजैविक में अजीवी या अजैविक भी इसको कह सकते हैं, अजैविक। तो जैविक और अजैविक में जो आपसी क्रिया होता है या परस्पर जो संबंध होता है, इसकी वजह से भी एक पर्यावरण का निर्माण होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र की संज्ञा दिया जाता है, ठीक है। तो जैविक और अजैविक, अजैविक में क्या आ जाएगा? पेड़ पौधे आ जाएंगे, ठीक है। पेड़ पौधों के साथ उसके बाद से जो वायुमंडल में ऑक्सीजन कहिए चाहे वायु कहिए, जो अजैविक चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन सबों में आपसी जो भी संबंध होता है, इसकी वजह से जो एक पर्यावरण का निर्माण होता है उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और इसी आधार पर कई तरह से एक अलग अलग पर्यावरण का निर्माण होता है, जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र हुआ, ठीक है। रेगिस्तानी क्षेत्र में एक अलग ही पर्यावरण का निर्माण होता है, वहाँ पर तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है, ज़्यादा क्षेत्र बालू वाला होता है, तो वहाँ कैसे जीव जंतु पाए जाएंगे? वहाँ पर ऊँट जैसे जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, ऊँट पाए जाएंगे, जो
जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे कैसे, कंटीले वन वाले पाए जाएंगे, ठीक है, कंटीले वन पाए जाएंगे वहाँ पे। वृक्ष भी अलग भी प्रकार की पाई जाएगी, जैसे बबूल का पेड़ हुआ, ठीक है, इस प्रकार के कंटीली झाड़ियाँ से भी पाई जाएगी। तो एक अलग ही पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं लोग, ठीक है। इसके साथ साथ जहाँ अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होगा, वो एक अलग ही पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा, ठीक है। ये सब एक पारिस्थितिकी तंत्र ही है। रेगिस्तान हुआ, अधिक जहाँ वर्षा वाले क्षेत्र हुआ वो हुआ, महासागरीय क्षेत्र हुआ, ठीक है। महासागरीय क्षेत्र भी वो अलग ही एक पर्यावरण होता है। जो झील क्षेत्र भी है, झील हुआ, ठीक है, झील का एक अलग ही अपना पारिस्थितिकी तंत्र हो। उसमें रहने वाली जो मछलियाँ होती हैं या अन्य जीव जंतु होते हैं आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है, तो उसको झील पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ के जो जीव जंतु होते हैं अलग प्रकार के होंगे। पेड़ पौधे होंगे तो काफ़ी जो चौड़े पत्ती वाले होते हैं वो होंगे सब, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे होंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे पर्यावरण अलग अलग होगा, हर एक परिस्थिति में अलग अलग तरह के उसमें जीव जंतु होंगे। मानव का स्वभाव भी वहाँ पे कुछ हद तक परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, और उनका क्रियाकलाप भी, मानव का क्रियाकलाप भी होगा, वो भी काफ़ी परिवर्तन हो जाएगा। जैसे जो पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले जो मानव हैं उन लोग को क्रियाकलाप होगा विशेष रूप से चाय के बागानों पर निर्भर रहता है, पर्यटन पर भी ज़्यादा उन लोग का कारोबार निर्भर रहता है, ठीक है। जो कि मैदान में रहने वाले मैदानी क्षेत्र के जो मानव हैं कैसे रहते हैं, वो विशेष रूप से खेती करते हैं, कृषि करते हैं, उद्योग धंधे करते हैं, सेवाओं में रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो कार्य अलग अलग क्षेत्रों के लोग अलग अलग तरह के कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक अलग ही पर्यावरण या पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि अभी ये प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में देख रहे थे, अब हम लोग देखेंगे मानवीय पर्यावरण, ठीक है। तो मानवीय पर्यावरण क्या होता है, मानव द्वारा खुद का अपने क्रियाकलापों द्वारा जनित जो एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, इसको मानवीय पर्यावरण करते हैं, ठीक है। वो एक तरह से अपना ही एक संस्कृति विकास कर लेते हैं। आपसी संबंधों के आधार पर जो विकास होता है वो क्या होता है, सांस्कृतिक संबंध हो जाता है या सांस्कृतिक पर्यावरण हो जाता है। इसके साथ साथ अन्य जो जैविक या जैविक तत्वों से भी ये क्रिया करके एक अलग ही अपना पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो मानव द्वारा जो प्राकृतिक चीज़ों में हस्तक्षेप करके और जो उसका वातावरण परिवर्तित करते हैं अपने अनुसार, तो उसको क्या बोलते हैं, मानवीय पर्यावरण की संज्ञा देते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो मानव द्वारा क्या किया जाता है, मानव द्वारा प्राकृतिक चीज़ों से क्रिया करके क्रिया द्वारा निर्मित पर्यावरण, ठीक है, ये निर्मित पर्यावरण होता है, वो क्या होता है, मानवीय पर्यावरण होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो मानव आपस में भी जो संबंधित होते हैं तो उसको सांस्कृतिक पर्यावरण कहेंगे, ठीक है। एक अलग ही कल्चर का डेवलप करते हैं, इसको सांस्कृतिक पर्यावरण भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। शुरू में जो आदि मानव थे या प्रारंभिक जो मानव थे क्या करते थे, प्रारंभिक मानव थे पूरी तरह से ये प्रकृति पर ही निर्भर थे, ठीक है, प्रकृति पर निर्भर थे। उसके बाद से धीरे धीरे क्या किए, ये इन्होंने आग का आविष्कार कर दिया। आग का आविष्कार के लिए तो धीरे धीरे जिसे भोजन होता था उसको पका कर कभी खाना का शुरुआत कर दिया। उसके साथ साथ पहियों का आविष्कार किए, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसी सामान को ले जाने के लिए भी उसके बाद से सामान को ले जाने के लिए आसान हो गया। इसके साथ साथ उनके धीरे धीरे वातावरण में भी परिवर्तन आया। इसके साथ साथ धीरे धीरे कृषि करना भी शुरू कर दिया, ठीक है, कृषि करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, अपने अनुसार, जैसे पहले तो होता था कि जो भी पेड़ पौधे अपने प्राकृतिक रूप से उगते थे तो उसको ही खा के पी के रहते थे, लेकिन जब कृषि करना शुरू कर दिए तो अपने मन के अनुसार
अन्न का उत्पादन करते थे। और ज़्यादा जब फसल उगने लगता था तो वो प्रोडक्शन बचने भी लगता था। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब जो भी फसल उगता था वो खाने से अधिक हो जाता तो बचत होता था, और वो जो अनाज होता था उसको दूसरे को एक्सचेंज करते थे, किसी का दूसरे जो से वस्तु विनिमय कहा जाता था। वस्तु विनिमय ये क्या होता था? वस्तु विनिमय जो एक लोगों के पास कुछ जो भी सामान ज़्यादा होता था, एक्सेस होता था, उसको दूसरे को दे करके उसके बदले में दूसरा सामान लेते थे। जैसे हम लोग अभी मार्केटिंग करते हैं तो पैसा दे करके करते हैं कि पैसा दे करके सामान लेते हैं, तो वो लोग सामान देकर, वो पैसा दे करके नहीं करते थे, बल्कि सामान दे करके ही सामान को दूसरा सामान लिया करते थे उसके बराबर। ठीक है, इस प्रकार का जो वातावरण का वो व्यवस्था हुआ था तो उसको वस्तु विनिमय की संज्ञा दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पर्यावरण में भी धीरे धीरे परिवर्तन आया। उसके साथ साथ जो धीरे धीरे ये लोग डेवलप करते करते क्या हुए, वाणिज्य या वस्तु विनिमय करते करते धीरे धीरे पैसों का भी आविष्कार कर लिए, और इसके बाद से वाणिज्यिकरण का शुरुआत हुआ। ठीक है, वाणिज्य या व्यापार करना शुरू किए। तो धीरे धीरे में देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये प्रकृति मानव आगे बढ़ रहा है समय के अनुसार, तो इसमें प्राकृतिक में इसको चेंज आता जा रहा है, इसका पर्यावरण भी धीरे धीरे बदलते जाता है। ठीक है, इसके बाद से औद्योगिकरण शुरू हुआ। औद्योगिकरण शुरू हुआ तो धीरे धीरे इसमें भी वातावरण में चेंज आया। वातावरण मतलब जिसके जो मानवीय वातावरण है या मानवीय जो पारिस्थितिकी है, इसमें भी काफ़ी चेंजिंग आया। मानव के जो रहन सहन है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आया। ठीक है, और जो वर्तमान में है वो विज्ञान का युग है। ठीक है, विशेष रूप से सूचना क्रांति का दौर है ये। ठीक है, सूचना क्रांति का दौर है, इसमें सूचना का प्रसारण तुरंत हो जाता है कोई भी चीज़, इसलिए सांस्कृतिक वातावरण में बहुत ही जो परिवर्तन आए हैं। ठीक है, तो ये कहने का तात्पर्य है कि जो सांस्कृतिक वातावरण है काफ़ी परिवर्तनशील होता है, जो मानव द्वारा निर्मित होता है। सांस्कृतिक पर्यावरण या मानवीय पर्यावरण ये काफ़ी परिवर्तनशील होता है, जबकि जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है वो बहुत ज़्यादा, इसमें जब तक मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा तब तक इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहा पर्यावरण। ठीक है, जिसमें हम लोग देखें कि पर्यावरण जो दो प्रकार के, जो प्राकृतिक और मानवीय जो पर्यावरण क्या क्या होता है और उसके जो आपसी जो संबंध है उसके बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, अगला टॉपिक नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अभी एक टॉपिक अभी बचा रह गया था, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण संबंधित थे। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, ये पर्यावरण संरक्षण का कंसेप्ट कैसे आया? पर्यावरण संरक्षण मतलब कि जो भी पर्यावरण है, अभी हम लोग दो तरह के पर्यावरण देखे, कि प्राकृतिक और मानवीय। ठीक है, तो ये लेकिन पर्यावरण संरक्षण की जो टॉपिक का बात इसलिए आया कि जो पर्यावरण में धीरे धीरे मानव के हस्तक्षेप के द्वारा उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तनशील हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है तो सकारात्मक परिवर्तन होगा तब तो ठीक है, लेकिन नकारात्मक कई भी परिवर्तन आ रहा है। नकारात्मक परिवर्तन जैसे कि जब वन विनाश हो रहा है या वन विनाश कहिए, ठीक है, वन विनाश हो रहा है, इसके साथ साथ प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, तो ये सब इन सब के कारण से कई तरह से नुकसान हो रहा है। वन विनाश किया जा रहा है तो क्या हो रहा है कि वहाँ पे काफ़ी जो एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ पर खेती होती थी वहाँ पे क्या किया जा रहा है, उसको नुकसान किया जा रहा है, और खेती को नुकसान करके और वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जा रही है, तो कई तरह से उसमें भी नुकसान हो रहा है। ठीक है, जो उपजाऊ कृषि क्षेत्र है, उपजाऊ भूमि पर क्या किया जा रहा है, वो उसको उपजाऊ भूमि पर इंडस्ट्री लगाया जा रहा है, चाहे अन्य जो मकान बनाए जा रहे हैं, तो उसके द्वारा भी वो क्षेत्र नुकसान हो रहा है। ये वन विनाश भी हो रहा है, वन विनाश भी हो रहा है तो या वनों को काट दिए जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वातावरण में जो प्रदूषण की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रही है। ठीक है, उसके अतिरिक्त बाढ़ और सूखे की भी कारण ये बन रहा है, क्योंकि इसके द्वारा भी बाढ़ और सूखा काफ़ी ज़्यादा अंतर पड़ता है। जैसे ये वन ज़्यादा होगा तो जो बारिश होगा वर्षा के कारण से
जब जो वन होता था तो उसको पानी को रोक लेता था, ठीक है, पानी को रोक लेता था। तो इसमें क्या होता था, अपर्दन भी रुकता था, अपर्दन जो कि भूमि क्षरण होता है, भूमि क्षरण का कार्य कहा जाता है अपर्दन मतलब। तो ये क्या होता था, वर्षा होता था तो वर्षा के जल द्वारा भूमि में धीरे धीरे अपर्दन की क्रिया होती थी। तो ये वन के क्या करता था, उसके रोकता था, ठीक है। लेकिन वन विनाश हो गया था, अपर्दन की क्रिया में वृद्धि हो गई। जब अपर्दन की क्रिया में वृद्धि हुई तो धीरे धीरे भूमि भी प्रदूषण हुआ, या भूमि का कहिए कि कटाव होने लगा। इसके साथ साथ जो वर्षा का जो जल होता था पेड़ों के द्वारा रोका जाता था कुछ देर के लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब वन नहीं रह रहा है तो फिर वो जो पानी आता है, वर्षा का जल आता है, एकाएक जाके समुद्र में या कहीं नदी में जाता है तो वो बाढ़ का कारण बन जाता है, ठीक है। तो वन विनाश के कारण वारस ज़्यादा बाढ़ भी आ रहा है। इसके साथ साथ जो प्रदूषण है, जो मनुष्य मानव के द्वारा इंडस्ट्री का काम किया जा रहा है, कल कारखाने खोजे जा रहे हैं, या फिर जो परिवहन साधन है इसके द्वारा वही धुआं निकलते हैं। तो क्या करता है, वही जो पर्यावरण को काफ़ी प्रदूषण करता है। जो वायुमंडल में गैसें होती हैं वो उसमें भी उसके जो अनुपात होता है वो भी परिवर्तित होने लगता है। इसके साथ साथ जो मानव का जो सांस से संबंधित कई प्रॉब्लम आते हैं, या और अन्य कई तरह की भी समस्याएं प्रदूषण के कारण भी आती हैं, ठीक है। और जो उपजाऊ भूमि इसमें भी नुकसान हो रहा है, तो ये भी काफ़ी नुकसानदायक हो रहा है, ठीक है। तो ये सभी के कारण इनको रोकने के लिए, ये सब जो प्रदूषण हो रहा है या विनाश हो रहा है, इनको रोकने के लिए संरक्षण की बात आई थी, ठीक है। तो इसको पर्यावरण संरक्षण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण का संरक्षण किया जाता है, कई तरह से पर्यावरण संरक्षण किया जाता है। जो मानव द्वारा कई तरह के जैवमंडल का विकास किया गया है, जैवमंडल क्षेत्र का जो विकास किया गया है। इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय उद्यान लगाए जाते हैं, ठीक है, ये भी क्या करता है, ये भी पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए जागरूक करता है। इसके साथ साथ कई तरह से भी पर्यावरण का ये संरक्षण करता है, ठीक है। और अन्य कई तरह से महोत्सव भी किए जाते हैं, जैसे वन महोत्सव हुआ। ये वन को संरक्षण करने के लिए, वन विनाश को रोकने के लिए आदमी को जागरूक करता है, और उस दिन वन भी लगाए जाते हैं, वृक्ष भी बहुत लगाए जाते हैं वन महोत्सव के समय, ठीक है। तो ये रहा जो पर्यावरण से संबंधित था, ठीक है, संरक्षण से, पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक, धन्यवाद।